Okay. So this next question is saying that what are the problems caused by algae and how they are controlled. मतलब algae से क्या क्या problems cause होती हैं and algae उनका कैसे control कर सकते हो. So there is it's a very detailed answer. So it will take around 10 to 12 minutes. So stay with me. So almost everywhere where water is being stored, algae problem में आकर मतलब almoस्ट सब जगह जहाँ पे वाटर का स्टोरेज हो रहा होता है वहाँ पे एलगी का नॉट इम्प्रॉपर स्टोरेज मतलब प्रॉपर्ली अगर आप स्टोरेज कर रहे हो उसमें ड्रिंकिंग वाटर पर्पज़ वगैरह के लिए तो उसमें कोई चांसेस नहीं होते. बट इफ़ लाइक फॉर एग्जांपल अ लेक और अ पॉन्ड वेयर इट हैज़ स्टेगनेंट वाटर, ठीक है, तो वहाँ पे एलगी ब्लूम की कंडीशंस हो सकती हैं. व्हेन वाटर इज स्टेगनेंट हैज़ अ हाई टेम्परेचर और हाई कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्राइट एंड फॉस्फेट. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे हम नाइट्राइट्स की और फॉस्फेट्स की बात कर रहे हैं. जहाँ पे नाइट्रेट और फॉस्फेट कंसनट्रेशन इन अ पर्टिकुलर वाटर इज हाई, देन वहाँ पे एल्गी ब्रूम की प्रॉब्लम हो सकती है, विच है सेवरल प्रॉब्लम्स. ब्लू एल्गी blue-green algae growth is known as cyanobacteria can cause a foul odor to the water, a layer of scum on the surface, and even pose a health risk. Blue algae ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रोथ जो होती है मतलब एक टाइप की एल्गी है जो ब्लू और ग्रीन होती है. ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रोथ इज़ ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया, मतलब इसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं. ये क्या करते हैं, ये क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें कॉज कर सकती है. पहला तो फाउल वाटर, मतलब जो वाटर हमारे पास अवेलेबल होगा, वाटर जिस पॉन्ड में जिस लेक में ये ब्लूम होगी उसमें दुर्गंध आ सकती है, वाटर में से स्मेल आ सकती है. एंड स्कम ऑन द सर्फेस, क्योंकि एल्गी बेसिकली सर्फेस पे फ्लोट करती रहती है तो सर्फेस पे एक स्कम लेयर आ जाएगी. और अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो वाटर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी सेफ़ नहीं होगा, मतलब हेल्थ रिस्क हो सकता है. ग्रीन एल्गी में कलर द वाटर ग्रीन, लुक अनक्लियर एंड प्लांट्स कैन डाई. मतलब ग्रीन एल्गी से क्या होगा, वाटर का जो अपीयरेंस है वो ग्रीनिश हो सकता है, ठीक है. प्लांट्स कैन डाई, अदर एक्वेटिक प्लांट्स जो होंगे उनकी डेथ हो सकती है. देयरफॉर एन एल्गी प्रॉब्लम, देयरफॉर एन एल्गी इज़ अ प्रॉब्लम ऑफन अनवांटेड इन एल्गी कंट्रोल डिस. मतलब एल्गी अगर होती है तो एल्गी से हमको क्या छुटकारा पाने की ज़रूरत कभी कभी पड़ सकती है. व्हाट इज़ एल्गी, एल्गी क्या होती है. एल्गी आर a diverse group of plant like microorganisms that occur in a wide range of environmental habitats. Algae basically एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लांट है, एक टाइप की प्लांट होती है एल्गी जो अदर बहुत सारे टाइप के एनवायरमेंटल हैबिटेट्स में मिल सकती है. दे आर फोटो ऑटोट्रॉपिक सेल दैट कैन contain that contain chlorophyll, have a simple reproductive structure, and their tissue is not different into differs into through roots, stems और leaves. मतलब ये बेसिकली फोटो ऑटोट्रॉपिक सेल्स होते हैं और इनमें क्लोरोफॉल होता है, मतलब सन का लाइट का यूज़ करके ये लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से अपना टिश्यू फॉर्म करते हैं. लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि इसमें ट्रू लीव्स या स्टेम्स ये नहीं होते, ठीक है. ट्रू रूट्स नहीं होते, स्टेम्स नहीं होते और लीव्स नहीं होते. दे रेंज फ्रॉम यूनिसेल्यूलर और सिंगल सेल्ड टू फेयरली कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मतलब ये कुछ यूनिसेल्युलर भी होते हैं, फिर मल्टी सेलुलर भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर सिंगल सेल्ड भी होते हैं, ठीक है. कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सम एल्गी हैव सच ए कॉम्प्लेक्स ग्रोथ दैट दे आर मिस्टेकन फॉर vascular plants, and the size of average individual microscopic unicellular algae cell is approximately 0.0010 mm in diameter. मतलब कुछ एल्गीज की ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें वेस्कुलर प्लांट से मिस्टेक कर लिया जाता है, मतलब वो उनके जैसे लग रहे हैं तो लोग बस सोचते हैं कि कुछ कंडीशंस में इनको कंपेयर करना डिफिकल्ट हो जाता है. अब जैसे एल्गी का जो सिंगल सेल होगा उसका डायमीटर होगा कम से कम नहीं तो 0.0010 mm इन डायमीटर. सिंगल यूनिसेल्युलर एल्गी सेल का डायमीटर इतना होगा. एल्गी कैन बी प्रेजेंट ऑन vegetation on in the air, in the soil and in water. Can present on vegetation in the air, मतलब बेसिकली वाटर में प्रेजेंट होती है. देयर माइक्रोस्कोपिक स्कोर्स आर continuously introduced into pools and other water reservoirs by wind. तो देखिए यहाँ पे बताया है माइक्रोस्कोपिक पोर्स. अब माइक्रोस्कोपिक पोर्स आप ऐसा समझ सकते हो कुछ एक टाइप के बीज होते हैं जो एयर के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है. और जब ये किसी वाटर बॉडी पर लैंड होता है, फॉर एग्जांपल आपके पूल में या फिर किसी भी लेक या रिजर्वोयर में, तो वहाँ पे ही क्या करते हैं
एल्गी का ब्लूम करना शुरू कर देते हैं. डस्ट स्टॉर्म्स एंड रेन शावर्स etc. दे ग्रो रैपिडली इन स्टैग्नेंट वाटर व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट एंड टेम्परेचर अबव 4 डिग्री सेल्सियस. मतलब ये उस टाइप के वाटर में जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं जहाँ पे वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री से ऊपर है और वहाँ पे सनलाइट अवेलेबल है. दे कैन फॉर्म ऑब्जेक्शनेबल स्लाइम एंड ओडर. मतलब स्लाइम का लेयर बना सकते हैं और पानी का जो स्मेल है वो थोड़ा सा ख़राब कर सकते हैं. दे कैन इंटरफेयर विथ प्रॉपर फिल्ट्रेशन एंड ग्रेटली इंक्रीज क्लोरीन डिमांड. मतलब ये फिल्ट्रेशन में हमको दिक्कत करेगी और वाटर की क्या कर देती है, क्लोरीन डिमांड बढ़ा देती है. फॉस्फेट एंड नाइट्रेट इन द वाटर इनकरेज देयर ग्रोथ. अब एल्गी का ग्रोथ कहाँ पे किससे बढ़ता है, फॉस्फेट्स और नाइट्रेट से. अगर आपका जैसे कोई भी एक लेक है जिसमें आप वेस्ट डिस्पोज कर रहे हो और वेस्ट में उस वेस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट में फॉस्फेट और नाइट्रेट्स ज़्यादा आ रहे हैं और वहाँ पे अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पोर लैंड हो जाता है और पास का पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, अच्छी सनलाइट उसको मिल रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एल्गी का जो ब्लूम होगा वो तेज़ी से होगा. एल्गी ग्रोथ अकर इन 3 बेसिक फॉर्म्स. अब एल्गी 3 टाइप की होती है, प्लैंक्टोनिक, फिलामेंटिशियस एंड मैक्रोफिटिक. ओके, मैक्रोफिटिक. प्लैंक्टोनिक क्या होगा, प्लैंक्टोनिक एल्गी आर सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक एल्गी दैट फ्लोट फ्रीली इन द वाटर. तो प्लैंक्टोनिक एल्गी क्या है, सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक एल्गी है. सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, वाटर के ऊपर ये फ्रीली क्या करती है, फ्लोट करती है. when these plants are extremely abundant or bloom, they can turn the water grey. मतलब जब किसी भी पर्टिकुलर रिजर्वायर में अगर ये एल्गी ज़्यादा क्वांटिटी में आ गई तो क्या कर सकती है, वो वाटर को ग्रीन कलर में वो ट्रांसफॉर्म करती है, वाटर का ग्रीनिश कलर हो जाता है. लेस ऑफन एल्गी ब्लूम कैन टर्न द वाटर इनटू कलर अदर कलर्स इंक्लूडिंग येलो, ग्रे, ब्राउन और रेड. ये अदर इनके एग्जाम्पल्स दिए. फिलामेंटिशियस क्या है, तो फिलामेंटिशियस एल्गी आर समटाइम्स रेफर्ड एज थ्रेड एल्गी. इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेड एल्गी भी बोलते हैं. और पॉन्ड स्कम, ये इसके दो नाम हमने बता दिए, थ्रेड एल्गी और पॉन्ड स्कम. Filamentous algae occur are often green threads that form floating mats which are often moved around the pond by wind. मतलब filamentous algae में threads रहते हैं और थ्रेड्स जो है वो आपस में बुन के एक टाइप की मैट बना लेते हैं और वो मैट पानी में घूमती रहती है, किसके किसके वजह से, विंड की वजह से. दीज एल्गी आर ऑल्सो कॉमनली फाउंड अटैच्ड टू रॉक्स, सबमर्ज्ड ट्रीज, एक्वेटिक प्लांट्स, बोट टॉक्स etc. तो ये हमारे पास हो गया कौन सा, फिलामेंटिशियस एल्गी वाला. मैक्रोफिटिक एल्गी का क्या है, तो मैक्रोफिटिक एल्गी रिजेंबल्स ट्रू प्लांट्स इन दैट दे अपीयर हैव स्टेम्स एंड लीव्स. अब ये मैक्रोफिटिक एल्गी जो है ये ट्रू प्लांट्स की जैसी दिखती है. नॉर्मली एल्गी का कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, बट ये टाइप में क्या हो, ट्रू प्लांट्स की जैसे दिखते हैं, एक स्टेम भी होगा, लीव्स भी होंगी. एक कॉमनली अकरिंग मैक्रोस्कोपिक एल्गी इज कॉल्ड चारा, हिंदी में इसको चारा बोल सकते हैं हम, और मस्क ग्रास ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग मस्की ओडर. ठीक है, मस्की ओडर इसका, मस्क ग्रास इसका एक अलग नाम है. चारा फील्स कोर्स टू टच बिकॉज ऑफ लाइम डिपॉजिट्स ऑन इट्स सरफेस, अर्निंग इट अनदर कॉमन नेम दैट इज स्टोन वॉट. तो 3-4 हमने इसके नाम बता दिए. इसको स्टोन वॉट भी बोलते हैं. इसमें बेसिकली ये क्या है, लाइम डिपॉजिट्स ज़्यादा होता है, चारा भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये हमने बता दिया. अब प्रॉब्लम क्या है, एल्गी प्रॉब्लम. ओवरऑल एल्गी आर ऑफ लिटिल वैल्यू टू योर पॉन्ड और लेक. मतलब बेसिकली इनका ज़्यादा कुछ हमारे इसमें क्या है, इंपॉर्टेंस नहीं है. दीज फिलामेंटिशियस एंड प्लांटोनिक फॉर्म्स कैन रिप्रोड्यूस एट फिनोमिनल रेट्स एंड सडन डाई ऑफ कैन कॉज ऑक्सीजन डिप्लीशन. तो दो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं. एक तो इनका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत तेज़ी से होता है, और दूसरा अगर ये सडनली डाई हो जाते हैं तो आपके वाटर का क्या होगा, उनके डिकम्पोजिशन में क्या होगा, वाटर ऑक्सीजन यूज़ होगी तो आपका ऑक्सीजन डिप्लीशन हो सकता है. द नेसेसरी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन फिश पॉन्ड और लेक्स कैन बी सप्लाइड बाय अदर एक्वेटिक प्लांट्स लाइफ इन वाटर बेसिन विच कैन फ्लोरिश विदाउट कॉम्पिटिशन ऑफ एल्गी. अब अगर आपके वाटर पॉन्ड में एल्गी आ गई है तो उसको हटाने से ये फ़ायदा होगा, जो सफिशिएंट ऑक्सीजन जो है वो अदर एक्वेटिक प्लांट्स के लिए जो ज़रूरी है वो एल्गी यूज़ कर लेगी, तो इससे क्या होगा कि उनकी ग्रोथ रुक जाएगी. ठीक है, तो इसीलिए अगर उसका कंपटीशन नहीं है तो वो फ्लोरिश नहीं करेंगे, वो फ्लोरिश करेंगे. ठीक है, एल्गल प्रॉब्लम्स आर यूजुअली कॉज्ड बाय ओवर अबंडेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बेसिकली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इन द पॉन्ड. ये हमने पहले भी बात की है कि अगर इन न्यूट्रिएंट्स की क्या है ज़्यादा
क्वांटिटी वाटर में अवेलेबल है, पॉन्ड में अवेलेबल है, ठीक है, तो क्या होगा, बेसिकली नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्वांटिटी ज़्यादा अगर अवेलेबल है तो एल्गी का ब्लूम ज़्यादा होता है। फ्रॉम द मूवमेंट अ पॉन्ड इज बिल्ट इट बिकम्स अ सेटलिंग बेसिन फॉर न्यूट्रिएंट्स washing in the form of land that drains or ponds a watershed, and as the older a pond gets, the more nutrients will be added accumulated on the more susceptible to algal problems, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि जैसे अगर कोई पॉन्ड वगैरह आपने देखा होगा, तालाब वगैरह आपके छोटे शहरों में होता हो, अगर अगर आपने देखा होगा, तो बेसिकली उसमें हमारा वेस्ट डिस्पोजल होता ही रहता है। तो इससे क्या होता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं। जैसे ही कोई माइक्रोस्कोपिक पोर्स पर डिपॉजिट करता है, एल्गी फटाक से ब्लूम होने लगती है। द ओल्डर पॉन्ड्स गेट्स मोर न्यूट्रिएंट्स विल हैव एक्यूमुलेटेड एंड द मोर सस्पेक्टेड एल्गी ब्लूम, हमने पढ़ लिया। रन ऑफ फ्रॉम फर्टिलाइज फील्ड्स, लॉन्स, पास्चर्स, फील्ड और सेप्टिक टैंक, लीचेस फील्ड्स एक्सेलरेट न्यू एल्गी ग्रोथ ऑन द पॉन्ड। तो ये सब यहाँ पे ये बताया है कि जो पॉन्ड्स वगैरह हैं उनमें अदर सोर्सेज से अगर न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फेट्स और नाइट्रोजन नाइट्रेट मैटर अगर आ रहा है, न्यूट्रिएंट्स अगर आ रहे हैं, तो इसमें क्या वो ज़्यादा होते हैं, मोर सस्पेक्टेबल टू एल्गी ग्रोथ। अब एल्गी ग्रोथ कंडीशंस क्या है? एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी विल स्टार्व और सप्रेस अदर फॉर्म्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स और लाइफ कैन ब्लॉक सनलाइट नेसेसरी टू द प्रॉपर ग्रोथ। ज़्यादा एल्गी की ज़्यादा ग्रोथ हो जाने से क्या होगा, अदर एक्वेटिक लाइफ जो है वो हमारी खतरे में आ जाएगी। टेस्ट एंड odor प्रॉब्लम्स इन ड्रिंकिंग वाटर, समटाइम्स इवन फिश किल्स एसोसिएट विद एक्सेसिव ब्लूम्स ऑफ प्लैंक्टोनिक एल्गी, filamentous algae and microscopic algae often dense grow mats as makes fishing, swimming and sometimes recreational use nearly impossible। मतलब अगर माइक्रोस्कोपिक और filamentous algae ज़्यादा हो जाती हैं तो क्या होगा कि मैट्स फॉर्म हो जाएंगी, तो ना फिशिंग कर पाओगे और अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, बोटिंग वगैरह, स्विमिंग हो गया, ये सब आप नहीं कर पाओगे। अब कंट्रोल के लिए क्या है, तो एल्गी कंट्रोल, मैट्स ऑफ filamentous algae may be removed with racks, screens, wires and similar devices, however this control is very laborious intensive and provides only temporary control, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बताया उन्होंने कि अगर filamentous algae है, मैट्स बना रही हैं, तो आप बोट में बैठो और छान छान के उनको निकाल दो, लेकिन इससे क्या होगा, ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इससे क्या, फिर से कोई स्पोर्स आएंगे, फिर से वो जो न्यूट्रिएंट्स अगर उस वाटर में स्टिल प्रेजेंट रहे तो एल्गी ब्लूम उसमें रहेगी। कुछ केसेस में ये भी दिखा गया है कि क्या होता है कि अगर आपने एक बार निकाल, उसके बाद उसको दूसरी बार और तेज़ी से ग्रो करती है। तो इन सम केसेस एल्गी में सीम टू ग्रो एज फास्ट एज दे पुल्ड आउट। बिफोर यूजिंग केमिकल्स वी शुड कंसिडर पोटेंशियल कंटामिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाईज एंड वाटर एंड वेटिंग पीरियड्स फॉर द वाटरिंग लाइफ स्टॉक, ईटिंग फिश, स्विमिंग एंड इरीगेशन। देखिए अगर हम यूज़ करते हैं किन्हीं केमिकल्स का, तो जिस पॉन्ड से, फॉर एग्जांपल अगर आप उस पॉन्ड से वाटर का यूज़ करके उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भेज के और वाटर सप्लाई कर रहे हो, ड्रिंकिंग वाटर पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हो, या फिर आप उसको यूज़ कर रहे हो किसी इरिगेशन सिस्टम में, तो आप फसल वगैरह में वो पानी डाल रहे हो, तो इससे क्या हो सकता है कि वो केमिकल का इफेक्ट आपके उन रिजल्ट्स, उन एक्टिविटीज़ पे आ सकता है। हो सकता है आपकी फसल ख़राब हो सकती है, हो सकता है टॉक्सिक केमिकल्स कुछ आपके फसल में इंट्रोड्यूस हो जाए, ड्रिंकिंग वाटर में, वाटर ट्रीटमेंट में हमें ज़्यादा महंगा पड़ने लगे वो। तो ये सारे फैक्टर्स आपको पहले चेक करने पड़ेंगे। A biological control is when one form of life is used to control another form is a balance to life in a such way to adversely affect the undesirable pest। देखिए बायोलॉजिकल कंट्रोल एक अच्छा आइडिया है। इसमें क्या करेंगे हम कि एक टाइप की एल्गी से हम दूसरे टाइप की एल्गी को क्या करेंगे, मारेंगे। It is wise to be very cautious when deciding to use a biological control. It can backfire when the introduced species become more than problem the original pest। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये हो जाती है कि आप बायोलॉजिकल कंट्रोल कर रही है, ठीक है, लेकिन बायोलॉजिकल कंट्रोल करने से आप ये पहले ध्यान दे लीजिएगा कि आपने जो जिस एल्गी को हटाना था उसको हटा दे, लेकिन जिस बायोलॉजिकल लाइफ का यूज़ नहीं, जिस बायोलॉजिकल एक्टिविटी का यूज़ करके आपने उसको हटाया था, वो आपके लिए कहीं प्रॉब्लम ना बन जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉइंट याद रखने वाला हो गया। कंट्रोल एल्गी बाय एलजी सोनिक ई लाइन, अब ये एक न्यू मेथड है, ठीक है। तो देयर इज़ अ न्यू मेथड विच इज़ एनवायरमेंटली फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव एंड डज नॉट यूज़ केमिकल्स। क्या मेथड है भाई, देखते हैं। दिस टेक्नोलॉजी यूजेस अल्ट्रासाउंड टू इनहैबिटेट algae growth with recent development ultrasonic vibrations which are inaudible to humans and no threats to people and animals. Fish are now available for more affordable the algae e-line is designed for applications such as large ponds and farm animals। so algae sonic e-line एक टाइप का इक्विपमेंट, एक टाइप के मेथड है जिसमें अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस का यूज़ करके एलगी से
फाइट किया जाता है और एल्गी जो है इस तरीके से निकाली जाती है और इससे किसी भी फिश को, ह्यूमंस को कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये उनकी लिसनिंग की रेंज से क्या होती है, बाहर अल्ट्रासाउंड्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया रिलेटेड विथ एल्गी। इट वॉज अ वेरी डिटेल्ड क्वेश्चन. That's it for this question.